सैंड कैट बिल्ली की एकमात्र ऐसी प्रजाति है जो रेगिस्तान में रह सकती है। दिखने में ये काफ़ी हद तक पालतू बिल्लियों जैसी ही नज़र आती है। ये काफ़ी क्यूट भी होती है, लेकिन कई बार भोली भाली शक्ल के पीछे की हकीकत कुछ और ही होती है। और ऐसा ही ठीक सैंड कैट के साथ भी देखने को मिलता है। ये बिल्लियाँ बहुत ही अच्छी शिकारी मानी जाती हैं। रेगिस्तान में किसी भी जानवर के लिए सर्वाइव करना इतना आसान नहीं होता। खाने से लेकर पानी तक हर चीज़ की कमी रेगिस्तान में होती है। सैंड कैट को रेगिस्तान में जो भी चीज़ मिलती है वो उसे अपना भोजन बनाने से पीछे नहीं हटती। इनका अटैक काफ़ी पावरफुल होता है और अपने शिकार को ये बचने का कोई मौका तक नहीं देती। सैंड कैट रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, बर्ड्स और कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाती है। जहरीले सांपों पर भी ये अटैक कर देती हैं। ये सबसे पहले सांप के मुंह वाले हिस्से पर पंजे से वार करती हैं और उसके बाद पूरी बॉडी को धीरे धीरे डैमेज करती हैं। और सैंड कैट के हमले से बचने के लिए सांप को मौका तक नहीं मिल पाता है। अधिकतर हॉर्न्ड वाइपर्स प्रजाति के सांप सैंड कैट के शिकार बनते हैं। चूहे और सांपों के अलावा सैंड कैट स्कॉर्पियंस यानी कि बिच्छू को भी अपना शिकार बना लेती हैं। वैसे तो बिच्छू बहुत खतरनाक माने जाते हैं, लेकिन सैंड कैट के आगे इनकी एक भी नहीं चलती। सैंड कैट के बारे में वैज्ञानिकों को आज भी बहुत कम जानकारी है, क्योंकि ये बिल्लियां इंसानों से दूर रहना ही पसंद करती हैं। यहाँ तक कि इंसान इन्हें देख भी नहीं पाते। ये बिल्ली अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। सैंड कैट प्रजाति की बिल्ली की खोज सन 1858 में पहली बार की गई थी और पिछले 165 सालों में सैंड कैट लिमिटेड बार ही इंसानों को नजर आई हैं। कई सालों में एक बार सैंड कैट को देखने का मौका इंसानों को नसीब होता है। यूएई में सैंड कैट 2005 में नजर आई थी, लेकिन इसके बाद 10 सालों तक इसे कोई नहीं देख पाया, मानो ये किसी और ही दुनिया में चली गई हो। साल 2016 में सीक्रेट कैमरे की मदद से सैंड कैट को दोबारा देखा गया था। सैंड कैट का साइंटिफिक नेम फेलिस मार्गेरिटा है। ये आमतौर पर वेस्टर्न सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, नाइजीरिया, इजिप्ट, द अरेबियन पेनिनसुला और मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों में पाई जाती हैं। वहीं सेंट्रल एशिया के काराकोरम डेजर्ट में पहली बार सैंड कैट को सन 1925 में देखा गया था। इन बिल्लियों को रेगिस्तान में आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है और उसकी कई वजहें हैं। ये अपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ती। इनके पंजे में फर लगा होता है, जिसकी मदद से दिन के समय इन्हें गर्म रेत में चलने में आसानी होती है और रात के समय ठंड का एहसास नहीं होता। इन्हीं मुलायम पंजों से ये अन्य जानवरों का शिकार करती हैं और ये बहुत ही दबे पैर चलती हैं। फर होने के कारण इनके पैरों के निशान रेत पर जल्दी नजर नहीं आते। यही वजह है कि ये कहाँ जाती हैं इसका पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। सैंड कैट सहारा डेजर्ट जैसे रेगिस्तानों में 23 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 126 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के बीच में से किसी भी तापमान में एडजस्ट कर सकती हैं। रात के समय ठंड से बचने के लिए ये बिलों में छिप जाती हैं। सैंड कैट की कोशिश यही रहती है कि ये लोमड़ी या फिर चूहों के द्वारा बनाए गए बिलों पर धावा बोल दें और वहीं पर रात गुजारें, लेकिन कई बार ये खुद भी मिट्टी खोद कर अपने लिए गड्ढा बनाती हैं। मिट्टी खोदने की इनकी काबिलियत भी कमाल की होती है। दिन के समय सैंड कैट उल्टा लेट जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस तरह ये अपनी बॉडी की हीट को बाहर निकालती हैं। सैंड कैट ने रेगिस्तान में रहने के लिए खुद को बहुत अच्छे से इवॉल्व कर लिया है। मिट्टी खोदने की इनकी क्षमता न सिर्फ इन्हें ठंड से बचाने में मदद करती है, बल्कि कई बार ये मिट्टी के अंदर छिपे जीव जंतुओं का शिकार भी कर लेती है। सैंड कैट की लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर के आसपास होती है, लेकिन ये रेगिस्तान में 15 फीट गहरा गड्ढा भी कर सकती हैं। इनके कान काफ़ी बड़े होते हैं और सुनने की शक्ति भी दमदार होती है। आसानी से ये दूर की आवाज़ें रेगिस्तान में सुन सकती हैं, जबकि रेगिस्तान साउंड वेव्स रेत के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती हैं। सैंड कैट्स के कान के अंदर सफ़ेद रंग के बाल होते हैं, जिससे सैंड स्टॉर्म्स के दौरान इनके कानों के अंदर मिट्टी या रेत न जा पाए और इनकी सुनने की क्षमता पर कोई असर भी ना पड़े। सैंड कैट के चलने का स्टाइल भी काफ़ी अलग होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि ये दबे पैर चलने की कोशिश करती हैं। झुककर चलने के कारण ये आसानी से अन्य शिकारियों की नज़र में नहीं आ पाती, क्योंकि यदि कोई बड़ा जानवर रेगिस्तान में जाए तो सैंड कैट के पास बचने का कोई मौका नहीं होगा। और रेगिस्तान में ऐसे ऑब्जेक्ट्स भी नहीं होते जिनके पीछे सैंड कैट छिप सकें। इनका रंग भूरे रंग का होता है, जो कुछ रेत जैसा ही नजर आता है। इनका रंग भी इन्हें रेगिस्तान की रेत में छिपने में मदद करता है और यही वजह है कि आसानी से चील और बाज जैसे पक्षियों की नज़र सैंड कैट पर नहीं पड़ पाती और वो भी चकमा खा जाते हैं। रेगिस्तान में पानी की हमेशा ही किल्लत रहती है और इस समस्या का सामना सैंड कैट को भी करना पड़ता है। ये बिल्लियां कई दिनों तक पानी पिए बगैर रह सकती हैं।
पानी की आपूर्ति ये अपने शिकार को खाकर ही कर लेती हैं। उनके अंदर जो मॉइस्चर मौजूद होता है उसके जरिए ही सैंड कैट को पानी मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये पानी बिल्कुल नहीं पीती या फिर इन्हें पानी की जरूरत नहीं पड़ती। पानी की जरूरत पूरी करने के लिए ये वाइल्ड हॉर्सेस और डोंकीज पर निर्भर रहती हैं। रेगिस्तान में अक्सर देखा जाता है कि घोड़े और गधे जैसे जानवर रेत में गड्ढा करते हैं और उन्हें पानी भी मिल जाता है। और पानी के जिस स्रोत की खोज वो करते हैं उससे रेगिस्तान की 60 से अधिक प्रजातियों को लाभ होता है। साल 2015 में एक आदमी रेगिस्तान में भटक गया था और उसे बहुत तेज प्यास लगी थी। तब एक डोंकी ने ही जलाशय खोजा था और उस पानी को पीकर इंसान की जान बच पाई थी। रेगिस्तान के ड्राई रीजन में सरवाइव करने का सभी जानवरों का तरीका अलग अलग होता है। कंगारू रैट्स भी सूखी जगहों पर या फिर रेगिस्तान में ही रहते हैं। ये रहने के लिए एक बिल बनाते हैं और बाद में उस बिल को सील भी कर देते हैं। इससे बिल के अंदर का तापमान गर्म ही रहता है और कंगारू रैट्स जो सीड्स या फिर अन्य चीजें खाते हैं उनसे ही बॉडी में पानी की आपूर्ति पूरी कर लेते हैं। इनका बिल भी काफी गहरा होता है। भले ही कंगारू रैट्स छोटे होते हैं लेकिन ये 24 इंच तक की गहराई में बिल बना सकते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान में जो बीटल्स पाए जाते हैं वो हवा में मौजूद नमी से पानी प्राप्त करते हैं। ये अपने पिछले हिस्से को हवा में ऊपर उठाते हैं और कुछ ग्लैंड्स की मदद से वे हवा के मॉइस्चर को कैच कर लेते हैं और कुछ देर में जब पर्याप्त पानी इकट्ठा हो जाता है तो वो एक पानी की बूंद बन जाता है जिसे बीटल्स पी लेते हैं। ये वाकई में एक स्पेशल एबिलिटी है। दोस्तों, सैंड कैट के बारे में एक और मजेदार बात जानकर आपको हैरानी होगी कि अन्य बिल्लियों की तरह ये म्याऊं की आवाज नहीं निकालती, बल्कि ये आपस में कम्युनिकेट करने के लिए बार्क करती हैं। शायद ही इससे पहले आपने कभी सुना होगा कि बिल्लियां भौंक भी सकती हैं। सैंड कैट वैसे तो शांत ही रहती हैं, लेकिन जब इन्हें मेटिंग करनी होती है तो पार्टनर को आकर्षित करने के लिए ये भौंकती हैं और इनकी भौंकने की आवाज़ काफ़ी हद तक ची हुआ कुत्तों के जैसी होती है। मेटिंग के बाद मादा बिल्ली प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका प्रेगनेंसी पीरियड 60 से 65 दिन के आसपास का होता है। एक बारी में मादा सैंड कैट 2 से 3 बच्चों को जन्म देती है। करीब 6 से 8 महीने में ही सैंड कैट के बच्चे युवा अवस्था में पहुंच जाते हैं और खुद शिकार करने के काबिल बन जाते हैं। सैंड कैट की भागने की रफ्तार भी काफ़ी अच्छी होती है। ज़रूरत पड़ने पर यह रेगिस्तान में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकती हैं। रिसर्चर्स के अनुसार एक सैंड कैट रात को शिकार करने के लिए रोजाना 8 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती हैं। विशाल रेगिस्तान में एक बिल्ली के लिए इतना सफ़र तय करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। दोस्तों, रेगिस्तान में जीवन चुनौतीपूर्ण ज़रूर है, लेकिन सैंड कैट को इसकी आदत पड़ गई है और इन्होंने खुद को ऐसी परिस्थितियों में रहने के लिए एडॉप्ट कर लिया है जैसे एक मछली को जिंदगी भर पानी में तैरने में कोई तकलीफ नहीं होती। ठीक वैसे ही सैंड कैट को पूरी जिंदगी रेगिस्तान में रहने में कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि रेगिस्तान के अलावा सैंड कैट को किसी अन्य स्थान पर रखा जाए तो वहां उन्हें दिक्कत हो सकती है। ऐसे भी केसेस सामने आ चुके हैं जब लोगों ने सैंड कैट को अपना पेट बना लिया है और घर लाकर उनकी देखभाल करने लगे, लेकिन उस कंडीशन में सैंड कैट सर्वाइव नहीं कर पाई और रेगिस्तान से भी ज्यादा सफर उन्हें घर पर करना पड़ा। इससे एक बात तो साफ है कि प्रकृति ने जिस जानवर को जैसा बनाया है और जहां वो पाए जाते हैं उन्हें वहीं पर रहने देना चाहिए। जानवरों के नेचुरल हैबिटेट को बदलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कई बार भलाई के चक्कर में पासा उल्टा पड़ जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि सैंड कैट के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे और इंसानों को इन बिल्लियों से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इंसानी बस्तियों से दूर रहती हैं। हालांकि कभी कभी अपने पंजे से ये इंसानों को नुकसान पहुंचा देती हैं, लेकिन वैसे इन्हें इंसानों के लिए ज़्यादा घातक नहीं माना जाता है। दोस्तों, क्या इन जंगली बिल्लियों को घर पर पालना चाहिए या नहीं? नीचे अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।